नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। मैं हूं ताबिश हुसैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच गए हैं और पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डांडिया नृत्य का भी आयोजन हुआ। तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर्सो में नवानगर के जाम साहब स्मारक पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है और इससे पहले 1989 में मोरारजी देसाई वहां पर गए थे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में होटल शेरटन में कम्युनिटी इवेंट में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात करेंगे। पोलैंड के बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह वहाँ पर जो है वो लगातार रिपोर्ट आपके लिए जो है वो भेज रहे हैं। उनसे और चर्चा करेंगे पीएम के इस दौरे पर। तो ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की आप देख रहे हैं, जब पीएम मोदी का यहाँ पर पहले स्वागत किया गया और उसके बाद पीएम जो है वो यहाँ पर नवानगर के जाम साहब स्मारक पहुँचे और पुष्पांजलि उन्होंने वहाँ पर अर्पित की। तो पीएम मोदी का ये पोलैंड और यूक्रेन का दौरा कई मायने में जो है वो अहम माना जा रहा है। एक तो पोलैंड में 2 दिन के इस दौरे में कई सारी महत्वपूर्ण मुलाकातें उनकी होनी है, भारतीय समुदाय से भी वहां पर मिलेंगे। उसके बाद यूक्रेन का जो दौरा उनका होना है उस पर पूरी दुनिया की निगाह यहाँ पर लगी हुई है। हमारे सहयोगी उमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे और समझते हैं इस दौरे की अहमियत के बारे में। उमा, सबकी निगाहें हैं पीएम मोदी के इस विदेश दौरे पर, जहां पर पोलैंड और फिर उसके बाद यूक्रेन उनको जाना है। लेकिन पोलैंड में पहले 2 दिन उनके हैं, तो पहले वहां की बात करते हैं। आज का जो दिन है, जो स्मारक है वो वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत वहां पर जो है वो भारतीय समुदाय के लोगों ने किया। क्या कुछ और आज के दिन में होना है? जी देखिए, भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत भी किया और वो भारतीय समुदाय समुदाय को संबोधित भी करने वाले हैं थोड़ी देर में। और सबसे बड़ी बात ये है कि 45 साल के बाद जो पहला दौरा है भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड में, तो हर कोई उम्मीद से वहां पर है। जहां तक भारतीय समुदाय की बात है, तो 2-3 दशक से रहने वाले जो भारतीय यहाँ पर हैं, उन्होंने भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यहाँ की जमीन पर नहीं देखा। तो जब हमने उनसे पोलैंड में बात की, तो उनका सीधा सा कहना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक तो भावनात्मक उम्मीद है, और दूसरी बात जो है कि वो चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी मेकिंग हो दोनों देशों के बीच, जिसमें भारतीयों को और ज्यादा काम करने का मौका मिले। आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं भारतीयों के लिए है, और कई भारतीयों ने यहाँ पे अपनी जगह भी बनाई है। तो भारतीय समुदाय के अलावा जो खास निगाह है वो पोलैंड के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर है। पोलैंड 21वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया की, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां के उप विदेश मंत्री ने हमसे बातचीत में साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि आर्थिक रिश्ते को सही तरीके से आगे बढ़ाने का, मजबूती से आगे बढ़ाने का सही वक्त है। और दूसरी बात यह है कि रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी बात होनी चाहिए। ये जो एक सेंस है वो भी पोलैंड में मिला। तो अब जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर हैं, तो देखना है कि क्या रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर कुछ बात होती है, किस तरह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर बात होती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर इनका जो पोलैंड दौरा है वो काफी अहम है। हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो जाम साहब दिग्विजय सिंह जी के स्मारक उनकी याद में जो मेमोरियल बनाया गया, वहां जाकर पीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा मोंटे कैसीनो में जो कि यादगार उन सैनिकों की यादगार में बनाया गया है जो भारतीय सैनिक पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटे कैसीनो को विजय हासिल किया था। इसके अलावा कोल्हापुर, जहां पर की हजारों पोलैंड के नागरिकों को शरण दी गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और जो दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने हजारों पोलैंड के बच्चों को, अनाथ बच्चों को प्रश्रय दिया था गुजरात में। तो वो एक कनेक्ट जो है वो पहले से चला आ रहा है, और इन जगहों का दौरा कर प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो ऐतिहासिक संबंध है, चाहे वो रणनीतिक हो, मानवीय हो, उसको आगे बढ़ाने का वक्त है। तो पोलैंड के दौरे में कल जो है उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत होगा सुबह 10 बजे। उसके बाद दोपहर में मीटिंग होगी प्रधानमंत्री के साथ। 2 से 3 बजे वहां के राष्ट्रपति के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय स्तर की जो डेलीगेशन लेवल की बातचीत है वो होगी, और शाम तक जो है वो तमाम जो 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 नतीजे हैं वो निकल कर सामने आ जाएंगे। और दूसरी अलग बात यह है कि उसके बाद वो शाम को ही निकल पड़ेंगे यूक्रेन के लिए,
और तकरीबन 12 घंटे की यात्रा के बाद वो यूक्रेन पहुंचेंगे। और यूक्रेन पे खास निगाह है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जी। जिस तरीके से 32 महीनों से पोलैंड और जिस तरह से 32 महीनों से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, शांति की कोशिश जो है वो की जा रही है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा से उम्मीद की जा रही है, कई हलकों में कई एक्सपर्ट्स इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक पीस फॉर्मूला जो है निकलकर सामने आए, क्योंकि प्रधानमंत्री मॉस्को की यात्रा पर भी गए थे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से इस बात का जिक्र किया था कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकलता। तो अब जो है जब वो यूक्रेन पहुंचे तो क्या बिल्कुल उमा, तो सबकी निगाहें उस दौरे पर भी हैं जब यूक्रेन जो है वो पीएम जाएंगे। जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात रशिया और यूक्रेन के बीच में बने हुए हैं, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि वहाँ पर क्या बातचीत होती है। कादम्बनी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन कादम्बनी, अगर भारत पोलैंड के संबंध की हम यहाँ पर बात करें तो कई तरह के बहुत पुराने और बहुत मजबूत रिश्ते हैं पोलैंड के साथ भारत के। एक तो वो महाराजा वाला कनेक्शन जो अब लोग जान रहे हैं उसके बारे में, और दूसरा अगर भारत और पोलैंड के रिश्ते की हम बात करें तो जो भारतीय कंपनियां हैं, पढ़ रहा था कि 10,000 लोगों को रोजगार उन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसे में जो रिलेशंस हैं पोलैंड और भारत के, इनके बारे में थोड़ा आप बताइए, और पीएम मोदी के इस दौरे से क्या और उम्मीद जो है वो की जा रही है। देखिए, काफी करीबी रिश्ते रहे हैं, दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। ये बात और है कि 45 साल तक कोई पीएम नहीं गए, लेकिन ये जरूर है कि 1992 के बाद हमने लगातार देखा है कि किस तरह से जो आर्थिक रिश्ते हैं, जो इकोनॉमिक टाइज हैं, वो लगातार बढ़े हैं। और दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों में इन्वेस्ट किया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी चीजों का होता है। आप सोचिए कि यहाँ से, भारत से चाय से लेके मसाला सब वहां पर जाता है, वहां से भी कई प्रकार की मशीनरी जो है यहाँ पर आती है। तो ये सभी चीजें हैं। कई कंपनियां वहां पर भारत की जो हैं वहां पर उन्होंने अपने फैक्ट्रीज खोले हैं या फिर अब वहां पर काम कर रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रांग है, दूसरी तरफ ये भी है कि अब डिफेंस टाइज जो है, रक्षा वाले भी जो टाइज हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। अगर एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज, उसमें भी पोलैंड का हिस्सा रहता है। तो ये करीबी जो है वो काफी है। लेकिन ये सच में थोड़ा अचरज की बात है कि इतने वक्त बाद वहां पर इतने शीर्ष नेतृत्व का वहां पर दौरा हो रहा है। लेकिन ये दौरा जो है एक तरह से वो जो एक वक्त की खाई है उसको जरूर पाटने की भी कोशिश है। जी। कई जानकार इसे यूक्रेन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दौरा है कि वो पोलैंड गए हैं। वहां पर न सिर्फ वो वहां के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं, बल्कि वहां पर जो भारतीय कनेक्ट है उसको भी वो बता रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, आपने देखा होगा किस तरह से वहां पर उनका स्वागत हो रहा है। कुछ देर में वो भारतीय जो वहां पर समुदाय बसा हुआ है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और ये कनेक्ट जो है, जिसको लिविंग ब्रिज बोलते हैं, वो शायद सबसे अहम होता है पीएम के दौरों में, क्योंकि एक तरह से वो दोनों देशों के रिश्ते को जोड़े रखने का बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें एक दूसरे को समझने का ये एक बड़ा मौका होता है। अच्छा उमा, अगर भारत और यूरोप के ही कनेक्शन की हम बात करें तो आमतौर पर जब यूरोप की बात होती है तो ब्रिटेन और यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस का जिक्र यहाँ पर ज़्यादा होता है। लेकिन विदेश नीति के लिहाज से कुछ बदलाव के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। पोलैंड से बहुत मजबूत रिश्ता भारत का रहा है, लेकिन अब इस पर फोकस है भारत का भी, और ये इसलिए भी आने वाले वक्त में जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। पोलैंड से हमारा जो कनेक्ट है वो ये कि पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है अगले साल। तो इस लिहाज से भी जरा इसको आप बताइए। जी देखिए, पोलैंड जो है वो मध्य यूरोप के साथ साथ पूर्वी यूरोप का भी देश माना जाता है और पोलैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती दी है। बहुत ही प्रभावशाली देश है यूरोपीय समुदाय में। और अहम बात यह है कि अगले साल यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो पोलैंड के पास आने जा रही है। और इस बीच जो पोलैंड है उसके नजरिए में ये भी बदलाव आया है कि किस तरीके से भारत ने अपने आप को एक मजबूती से उभारा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की वो बन चुका है। G20 समिट का जिस तरीके से, जिस कामयाबी के साथ भारत ने उसका आयोजन किया और जैसे वहां पे एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पेश किया गया, तो ये भारत की बढ़ती हुई असर का जो है वो एक नमूना है। और जब हमने ये जानना चाहा कि आखिरकार 45 साल क्यों लग गए भारत के प्रधानमंत्री को पोलैंड पहुंचने में, तो पोलैंड की तरफ से ये बताया गया कि असल में जब कम्युनिस्ट के शासन काल में पोलैंड जो था वो खुद एक बदहाली की कगार पे था, दिवालियेपन की कगार पे था। 1979 में
जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से उसने अपनी तरक्की की जो कहानी है वो शुरू की। नेटो को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ईयू को ज्वाइन किया और फिर उसकी जो तरक्की की कहानी है वो बढ़ती गई और आखिरकार अपने आप में एक शक्ति वो बन चुका है। तो भारत जो है वो एक शक्ति है और पोलैंड जो है वो एक शक्ति है और ऐसे में दोनों ही देश को ये लग रहा है कि अब इस रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाने की जो बात है वो हो सकती है। जहां तक निवेश की बात है तो भारत की तरफ से 3 मिलियन से कुछ ज्यादा निवेश जो है वो पोलैंड में है। करीब 3 बिलियन का जो निवेश है वो पोलैंड में है और तकरीबन 700 जो मिलियन है उसका निवेश जो है वो पोलैंड की तरफ से भारत में है, जबकि जो संभावनाएं हैं कहीं बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि मैंने भी पहले जिक्र किया, जो एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर एक बड़ा एक जरिया हो सकता है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की। और पोलैंड का खास जोर इस बात पे है कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि तकनीकी तौर पर पोलैंड के पास बहुत कुछ है और पोलैंड जैसा देश जो है वो ये भी नहीं चाहता कि रूस जैसे देशों पे भारत की जो चाहे ऊर्जा के लिए हो या फिर रक्षा के लिए हो जो निर्भरता अभी तक नजर आती है वो ना हो। इसलिए पोलैंड जो है वो अपनी तरफ से तैयार है एक रणनीतिक साझेदारी के लिए भी। तो कल की बातचीत पे निगाह रहेगी कि आखिरकार किस दिशा में बात आगे बढ़ती है और किस तरह का जो बिग टिकट डील है वो निकलकर सामने आता है। तो कल की बातचीत जो है वो काफ़ी अहम रहेगी, उस पर जाहिर तौर पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन उससे पहले आज का जो दिन है उसमें जो पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत यहाँ पर किया गया, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं। And we are so proud of Modi ji and Har Har Modi, Ghar Ghar Modi. And I'm, how I can say, I can't even express in my words. Like, हाँ, और हम actually we are from Spice Up. हमारे रेस्टोरेंट ने यहाँ पे केटरिंग की है. We made food for like 1,500 people. And हम बहुत खुश हैं मोदी जी के लिए यहाँ पे और उनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और I really can't wait to see Modi ji right here and I just say Jai Hind, Jai Bharat and Bharat Mata की जय। जय श्री राम। मेरा नाम स्वाति है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं योगी जी की आर्मी से हूँ। तो यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग मोदी जी से मिलेंगे। उनको सुनना ठीक है बट देखना उनके लिए, उनको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार दिख जाए बस। जय भारत। यार मुझे नहीं बोल रहा, मैं बहुत एक्साइटेड। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम पोलैंड आए हैं। वो मेरा राजपूत ही है, मैं राजपूत हूँ। मैं बहुत खुश हूँ वो इधर आए हैं और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि पहली बार वो इधर आए और हम उनसे मिले और हमको बहुत खुशी हो रही है। We have already made huge noise because we were the part of Kolhapur Memorial ceremony. So we already made a huge noise. It's a huge energy and we can't express basically. We are super happy, super excited for this. We are overwhelmed. Yeah. मैं 2023 से गडांग्स में हूँ। मैं यहाँ से 350 किलोमीटर है। आज हम इस इवेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। मोदी जी को देखना था, उनसे मिलने का मौका था, तो हम बिल्कुल ये छोड़ना नहीं चाहते थे। हम बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए। और अभी प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हुई मेमोरियल पे, कोल्हापुर मेमोरियल पे, वहाँ पे भी हम लोग थे। इट वाज अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड फॉर ऑल अस इंडियंस, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने जो रेफ्यूज दी थी, आज उनके कुछ वॉर वेटरन्स भी वहाँ पे थे एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एंड वी आर फिल्ड विद प्राइड टुवर्ड्स आवर नेशन। यहाँ पे हम मोदी जी को मिलने के लिए, और ये हिस्टोरिक मोमेंट है जो कोल्हापुर मेमोरियल जिसका इनॉग्रेशन था उसको विटनेस करने हम आए थे। और वो भी मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जो मोरारजी देसाई के बाद यहाँ पे आए हैं, तो वो हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस करने के लिए हम आए और बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल बाद यहाँ पे देश का कोई प्रधानमंत्री आया है और यहाँ पे हमसे रूबरू हुआ है और हुए हैं एंड दे आर लाइक इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड फॉर अस टू विटनेस दिस मोमेंट। मैं तो खुद ऑलमोस्ट 18 साल का हूँ बट 45 इयर्स हो गए प्रधानमंत्री को यहाँ पे आके पोलैंड में। तो हम लोग
बहुत वेट कर रहे थे उनके लिए और वो फाइनली आ गए एंड बस मैसेज ये है उनके लिए कि थैंक यू फॉर कमिंग एंड वी आर होपफुल फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं आपने देखी। जाहिर है जो भारतीय समुदाय के लोग विदेशों में रहते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं जब पीएम मोदी का दौरा जो है देशों में होता है, और इसी तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ से भी देखने को मिली हैं। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट जो है किया है पीएम के इस दौरे को लेकर। वो लिखते हैं कि भारत पोलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने में गुजरात की अहम भूमिका इतिहास में दर्ज है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जामनगर के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी ने गुजरात में 600 से ज़्यादा पोलिश शरणार्थी बच्चों को आश्रय दिया था। आज भी इसे पोलैंड में याद किया जाता है। वॉर्सो में ने जाम साहब को गुड महाराजा स्क्वायर और अन्य स्मारकों से सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान हमारे देशों के बीच स्थायी बंधन को मजबूत करते हुए जाम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। 8 जुलाई को रूस के एक हमले में कीव के अस्पताल में बमबारी हुई थी, जिसमें कई बच्चे भी मारे गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तब प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात पर सवाल उठाए थे। अब मोदी ज़ेलेंस्की से भी मिलने जा रहे हैं। इस बीच उस अस्पताल का क्या हाल है, हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की कीव से रिपोर्ट आप देखिए। 8 जुलाई को जब भारत के प्रधानमंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में उतरने वाले थे अपने राजकीय दौरे के लिए, उससे कुछ घंटे पहले यहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के इस अस्पताल पर, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, उस पर हमला होता है और उस हमले में 44 लोगों की जान जाती है। दर्जनों बच्चे जो हैं वो घायल होते हैं। यूक्रेन ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, कई तरह के सबूत दिए और कहा कि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि रूस के मिसाइल के हमले में ये जो अस्पताल है उसकी ये हालत हुई। हालांकि रूस बार बार इससे इनकार करता रहा और ये कहता रहा कि यूक्रेन ने जो एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो अपना एक मिसाइल दागा था वो मिसफायर हुआ और उसका जो हिस्सा है वो इस अस्पताल पर आकर गिरा और इसकी वजह से जो नुकसान है वो हुआ है। लेकिन तमाम तरह के सबूत यूक्रेन की तरफ से दिए गए और ये कहा गया कि बच्चों के अस्पताल पर हमला करना जो है वो वॉर क्राइम है और ये जो है रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। एक तो रिहायशी इलाके पर हमला कर रहा है और दूसरा बच्चों के अस्पताल को जो है उस पर उसने हमला किया है। जिस समय यह हमला हुआ उस समय तकरीबन 650 के आसपास जो मरीज़ थे, जो बच्चे जो बीमार थे, अलग अलग बीमारी से, गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं और वो यहाँ पर भर्ती थे। उसके बाद हमने एक तस्वीर भी देखी कि किस तरीके से बच्चों का जो इलाज है वो सड़क के किनारे चलता रहा और बाद में उनको दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। तो इस एक हमले को लेकर जिसका कि आरोप रूस पर लगाया गया और उस हमले को लेकर दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा की और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने इस बात का खास जिक्र किया कि युद्ध में बच्चों के हताहत होने की जो बात है वो चिंता की बात है और ये नहीं होना चाहिए। और बाद में भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था वो इसी अस्पताल पर हमले के संदर्भ में था। अब देखिए कि किस तरह से उस हमले में गाड़ी की जो हालत है वो इस तरह की हुई थी और ये जो है एक बहुत बड़ा हमला कीव पर माना गया और बच्चों के अस्पताल पर ये जो हमला है इसकी चारों तरफ से भर्त्सना हुई। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कीव पहुँच रहे हैं और कीव पहुँचकर जाहिर सी बात है कि युद्ध की नहीं बल्कि शांति की ज़रूरत है, इस बात को लेकर जो बार बार वो अपनी बात कहते रहे हैं इस बात को ज़रूर यहाँ पर जोर देंगे। और एक जानकारी ये भी कहती है कि हो सकता है कि वो इस अस्पताल का दौरा भी करे, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो मानवीय मदद की जो ऐलान है वो भारत की तरफ से किया जाएगा और वो किस तरह का होगा, क्या वो मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पर होगा, तो ये सारी बातें कही जा रही है लेकिन कंफर्मेशन इसका कुछ नहीं। लेकिन ये जो कीव के इस बड़े अस्पताल पर जो हमला हुआ और वो जिस तरह से उसको लेकर रूस की भर्त्सना हुई, तो एक तरह से ये एक मिसाल बन गया है रूस के हमलों का जो रिहायशी इलाकों में करता है। और इस एक हमले में जब बच्चों की जान पे बात बनाई और बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, हालांकि एक हफ्ते के बाद ये जो अस्पताल है अब चालू हालत में है और इस अस्पताल में इलाज का जो काम है वो शुरू हो चुका है। एक हफ्ते बाद ही हमले के ये शुरू हो चुका था। तो ऐसे में ये अस्पताल अब काम तो कर रहा है लेकिन ये एक मिसाल बन गया है कि किस तरीके से रूस ने वॉर क्राइम किया है। तो अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं, शांति की जब वो बात करते हैं, किस तरीके से
वो बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्या राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जब उनकी मुलाकात होती है तो किसी तरह का संदेश वो देते हैं राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, कोई एक संदेश लेकर अगर उनके पास कोई ऐसा संदेश हो जो वो कम्युनिकेट करना चाहें, क्या वो करते हैं? क्योंकि तमाम दुनिया की निगाह इस बात पे लगी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के में कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट निकल कर आया जिसमें शांति प्रस्ताव की तरफ बात आगे बढ़े, शांति की दिशा में बात आगे बढ़े। तो एक उम्मीद है दुनिया के लोगों की, क्योंकि दोनों ही देशों पर भारत का असर है, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं लगातार बात करते रहे हैं। तो ये अब देखने की बात होगी कि जब प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यहाँ पर होते हैं तो फिर किस तरह से संदेश वो देते हैं और किस तरीके से दोनों देशों को शांति की ओर जाने को लेकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के अस्पताल क्यू से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने हमारे सहयोगी उमा की रिपोर्ट देखी कीव से। प्रधानमंत्री को यूक्रेन का दौरा करना है पोलैंड के बाद। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद उमाशंकर सिंह के पास चलेंगे जो कि कीव से मौजूद हैं हमारे साथ।